नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। 5 राज्यों की ये विधानसभा चुनाव जिनको लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं और सफोलॉजिस्ट हैं जिनका यह कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव के आधार पे, इनके नतीजों के आधार पे लोकसभा के चुनाव को लेकर किसी तरीके की कोई रणनीति या किसी तरीके का कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता है। ये 5 राज्य हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इनमें से मिजोरम के लिए वोट पड़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए वोट पड़ चुके हैं। बाकी बचे मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दूसरे फेज के लिए। यहां अभी वोटिंग होनी बाकी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान और तेलंगाना, जहां अभी कैंपेन भी पूरी तरीके से पिक नहीं कर पाया है। इन राज्यों के अंदर क्या स्थिति है? क्या यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, भूपेश बघेल, रमन सिंह और केसीआर तथा रेवंत रेड्डी, क्या ये चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम है? क्या किसी तरीके से इन राज्यों के अंदर कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है? क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का कोई जबरदस्त असर पड़ने वाला है? और इन राज्यों में जो बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण हैं, वो भविष्य की राजनीति के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? और क्या वाकई में कोई संकेत माना भी जा सकता है? कौन से वो मुद्दे हैं जो इस वक्त चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? क्या राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, क्या उसका कोई असर होगा? या इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरीके से कास्ट सेंसस को वाया बिहार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्या उसका कुछ असर होगा? और क्या ये दो नैरेटिव्स के बीच में चुनाव होगा और देश इन नैरेटिव के बीच में किसी एक को चुनेगा? ये एक बड़े सवाल है। हम इस पर बातचीत करेंगे सीएसडीएस के संजय कुमार जी से, जो देश के जाने माने सफोलॉजिस्ट हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्या इसको वाकई में लोकसभा चुनाव के पहले किसी तरीके का कोई सेमीफाइनल माना जा सकता है? क्या इसके आधार पर किसी तरीके का कोई आकलन लगाया जा सकता है? आशुतोष, मुझे नहीं लगता कि इसके आधार पर आकलन लगाया जा सकता है या लगाना उचित होगा। और इसकी वजह बहुत साफ है। पिछले दिनों अगर आप 5 साल में देखें, कई ऐसे चुनाव हैं जब विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं और दोनों के नतीजे अलग आते हैं उन्हीं राज्यों में। कई ऐसे उदाहरण है। 2018 के बारे में बार बार चर्चा होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली की चर्चा होती है और कुछ और राज्य भी ऐसे हैं जहां लोकसभा और विधानसभा में जब चुनाव साथ हुए या बिल्कुल आसपास हुए तो लोगों ने अलग तरह से वोट किए। तो इसी के लिए ये माना जा रहा है जो 2023 में 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, इनके नतीजे जो आएंगे, इसके आधार पर 2024 का अनुमान लगाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ भूल होगी। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इनमें अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा 3 नजरिए हैं उसको देखने के। अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो कास्ट सेंसस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो उनके तरफ से उनका ट्रम्प कार्ड ये है। और जिस तरह से चुनाव प्रचार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अलग अलग राज्यों में बीजेपी के नेता जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, अगर उन प्रचार को धीरे धीरे फॉलो करें तो लगने लगा है कि राम मंदिर का मुद्दा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर जनता के नजरिए से देखें, वोटरों के नजरिए से देखें, इन चीजों पर अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो पार्टियां इनके बारे में जिक्र नहीं करती। लेकिन जनता के बीच में देखें तो उनके मुद्दे क्या है? अगर आप पूछे कि क्या मुद्दा है, वो कहेंगे विकास का मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो ये उनके लिए मुद्दा है। अब सवाल यह है कि जब वोटर वोट देने जाएगा उस दिन, जिस दिन वोट पड़ेंगे, कुछ राज्यों में तो वोट पड़ गए हैं, उस दिन उसके दिमाग में क्या हावी रहेगा? क्या वो राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करेगा और तभी हम कह सकते हैं कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बना? क्या वो कास्ट सेंसस के मुद्दे पर वोट करेगा, या जो तमाम उसकी अपनी जो जरूरतें हैं, जो हम कहते हैं बिजली, पानी, सड़क है, या आप कहें बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या इन मुद्दों पर वोट होगा? तो जब हम कहते हैं मुद्दा क्या होगा, तो मुझे लगता है कि हमें एक 3 लेंस से देखने की जरूरत है, क्योंकि सभी के लिए मुद्दा अलग अलग हो सकता है। और ये 3 तरह के मुद्दे मुझे नजर आ रहे हैं अगर आप जमीनी हकीकत देखें।
संजय जी, राम मंदिर के मुद्दे पर पहले बातचीत करते हैं। राम मंदिर का वो मुद्दा है जो 1990 से भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाने की कोशिश करती रही है और उसको इसका फायदा भी मिला है। आज की तारीख में जब राम मंदिर लगभग बन के तैयार हो गया है, उसकी इनॉग्रेशन की डेट भी घोषित हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने की बात भी हो रही है, वैसे में क्या ये मुद्दा वाकई में विधानसभा चुनाव में कोई निर्णायक भूमिका निभा सकता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा एक फटीग भी हो गया है। आपकी क्या राय है? फटीग तो मुझे नहीं लगता कि फटीग हो गया उसका, लेकिन मैं आपसे काफी हद तक सहमत हूं कि इन विधानसभा के चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की बीजेपी जो कोशिश कर रही है उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। इसका अर्थ सीधा सीधा या ना निकाला जाए कि मैं कह रहा हूं बीजेपी अच्छा नहीं करेगी। हो सकता है बीजेपी बहुत चुनाव में अच्छा करे, लेकिन इस मुद्दे पर लोग बीजेपी के लिए वोट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इन चुनाव में अन्य मुद्दे ज्यादा हावी होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां तो सीधा सीधा मुद्दा मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह सरकार के कामकाज की बात है। अगर आप राजस्थान की बात करें, वहां कोई मुद्दा और है कि भाई पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है नहीं लड़ रही है, वसुंधरा राजे का मुद्दा अलग अलग, और जो तमाम मुद्दे होते हैं वो तो चलते रहते हैं। तो जनता के बीच में या फिर आप कहें पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी राम मंदिर का मुद्दा बहुत हावी नहीं दिखाई पड़ता। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने कंस्टिट्यूंसी में देखते हैं कि किस मुद्दे से उन्हें वोट मिलेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है राम मंदिर का मुद्दा इन चुनाव में तो बहुत सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि इन चुनाव में जनता राम मंदिर के मुद्दे को देखकर बीजेपी को वोट करेगी। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा है जिस तरह से मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है राम मंदिर के उद्घाटन के बारे में जो 22 जनवरी को निर्धारित हुआ है, तो उसके लिए जो मोमेंटम बनाया जा रहा है उसका फायदा मुझे 2024 में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी बहुत दूर है, अभी हमें देखना पड़ेगा किस तरह से कितना मोमेंटम बिल्डअप होता है। तो फायदा 2023 के विधानसभा चुनाव में होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2024 के चुनाव में लग रहा है कि इससे बीजेपी को कुछ ना कुछ फायदा होगा। संजय जी, अगर इसी सवाल को थोड़ा दूसरी तरीके से रिफ्रेस करूं, हिंदुत्व का मुद्दा जमीन पे कितना असरकारी होगा? क्योंकि अगर आप बीजेपी के नेताओं को देखें तो वो हिंदुत्व के मुद्दे को दूसरे रास्ते से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो हमास का सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद का सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जड़ में है मुस्लिम विरोधी नीति या मुस्लिम विरोधी विचार, और उसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग वो हैं जो हमास के साथ खड़े होते हैं, आतंकवाद के साथ खड़े होते हैं। तो हिंदुत्व का मुद्दा या हिंदुत्व के आधार पर कोई ध्रुवीकरण आप देखते हैं जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? आपने जो बात कही उसमें मुझे लगता है उत्तर भी छुपा हुआ मुझे नजर आया और मैं वहीं से पिक कर रहा हूं। हिंदुत्व स्टैंड अलोन अगर देखेंगे तो वो बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि बहुत हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई जबरदस्त चुनाव लड़ा जा रहा है, और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी या कांग्रेस या जो अन्य पार्टियां हैं वो वोटरों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ वो इस तरह एक तरह से मुद्दा है भी, क्योंकि कोई भी पार्टी ये किसी भी पार्टी के लिए ये जरूरी है कि वो एंटी हिंदू ना दिखाई पड़े, जिसका आपने जिक्र किया कि बार बार कांग्रेस को टैग किया जाता है कि भाई ये ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के हितों को नजरअंदाज करती है, और ये एक खास समुदाय, सीधा सीधा कहना चाहिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को के हितों का ज्यादा ध्यान रखती है। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी मोबिलाइज कर पाए इस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जैसे ही आप ये बताते हैं लोगों को कि भाई देखिए दूसरी पार्टी जो आपके सामने है वो क्या करती है, और उसको आप टैग करें कि भाई ये एक खास समुदाय के लोगों वोटरों को लुभाने के लिए या उनके लिए उनके हितों का ज्यादा ध्यान रखती है और हिंदुओं को नजरअंदाज करती है। तो इस अगर आप इस एंगल से देखें तो कहते हैं कि क्रिकेट की भाषा में आप कहें कि आप स्वीप करते हैं और आजकल एक होता है रिवर्स स्वीप, तो ये रिवर्स स्वीप वाला जो है स्ट्रोक वो ज्यादा क्रिकेट में भी देखते हैं कि आजकल काफी यूज होता है। तो इन चुनाव में मुझे लग रहा है बीजेपी जो रिवर्स स्वीप वाला जो शॉट मार रही है उससे उनको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ बीजेपी ये कहे कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं और हम हिंदुओं के ध्यान के हितों की रक्षा करते हैं, हमने राम मंदिर बनाया और हम हिंदुओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उससे बहुत फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप ये बताते हैं कि लेकिन दूसरी पार्टी को देखो वो क्या कर रही है, तब लगता है कि कुछ ना कुछ मोबिलाइजेशन होता है इस मुद्दे पर। लेकिन स्टैंड एलोन कोई बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता।
तो संजय जी, आपकी नजर में क्या कारण है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएं तो भूपेश बघेल वहां कौशल्या का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं रायपुर के पास में, राम पथ गमन के बारे में चर्चा की जा रही है। आप मध्य प्रदेश आते हैं तो वहां चर्चा इस बात को लेकर ये होती है कि श्रीलंका में हम माता सीता का भव्य मंदिर बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हिंदुत्ववादी नेताओं के जहाँ से मुलाकात कमलनाथ करते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा है जिसके साथ जुड़ना उनके लिए ठीक है और इसका चुनावी डिविडेंड उनको मिल सकता है? बहुत सीधी सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसको बार बार इस बारे में कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये हिंदुओं के हितों का ध्यान नहीं रखते और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को के हितों का ज्यादा ध्यान रखते, तो कांग्रेस के लिए जरूरी है ये संदेश देना कि भले ही हमने, वो ये कह नहीं रहे हैं, भले ही हमने पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के हितों की ज्यादा ध्यान रखी हो, लेकिन हम एंटी हिंदू नहीं हैं। और इसी के लिए वो चाहते हैं कि ये संदेश जाए कि हम भी उतने ही हिंदू हैं जितने बीजेपी हैं। ये जरूर बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के लीडर्स हैं या बीजेपी पार्टी जिस तरह से हिंदुत्व का प्रचार करती है, इसी के लिए इस तरह के सिंबल्स या इस तरह की चीजों का सहारा कांग्रेस ले रही है, क्योंकि संदेश ये देना है कि हमें एंटी हिंदू जो बताया जा रहा है, हम एंटी हिंदू कतई नहीं है। और इन सब सारी चीजों से जिनका आपने जिक्र किया, चाहे राम मंदिर का बात हो, चाहे कौशल्या देवी के मंदिर की बात हो, ये सिंबल्स के सहारे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हिंदूवादी हैं, हमें हिंदू धर्म से कोई परहेज नहीं है, कोई विरोध नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो इसी के लिए कांग्रेस इसका सहारा ले रही है। और जिस बात को मैंने पहले कहा आशुतोष, कि किसी भी पार्टी के लिए इस वक्त बहुत ही खतरनाक है कि अगर आप एंटी हिंदू दिखाई दें, आप बहुत प्रो हिंदुत्व ना भी दिखाई दें, एंटी हिंदुत्व दिखना काफी मुश्किल हो सकता है पार्टी के लिए। इसी के लिए कांग्रेस इन सारी चीजों का सहारा ले रही है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के अंदर 2 रुपए किलो में गोबर भी खरीदने की बात है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को भारतीय संस्कृति या हिंदुत्व से जोड़ने की एक कोशिश है। कांग्रेस उस प्रोनाउंस तरीके से इस चुनाव में, जैसे कि नीतीश कुमार कर रहे हैं, कास्ट सेंसस को बड़ा मुद्दा तो नहीं बना रहे, लेकिन उसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी कोई प्रतिध्वनि आप जमीन पर देखते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में या तेलंगाना में? देखिए, इसकी ध्वनि दो तरह से देखिए आप। फिर मैं कहूंगा स्टैंड एलोन। आप अगर लोगों से पूछें, और लोगों को तो छोड़िए, पहले आप पार्टियों से पूछें और कहें कि भाई सेंसस, कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी पार्टी खुल के विरोध करेगी। ये मंडल वाली स्थिति है उस वक्त पर। कोई पार्टी विरोध खुल के नहीं करेगी। क्लोज डोर में भले ही कह दे कि ये क्या सगुफा है, इससे क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, लेकिन पब्लिक व्यू में कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर सकती। और उसकी वजह बहुत साफ है। पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ सर्वेक्षण किए और अलग अलग राज्यों में पूछा इस सवाल को कि क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अलग अलग राज्यों में तकरीबन 65 से 70% लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए जातिगत जनगणना। और ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि ये कहने वाले लोग सिर्फ ओबीसी जाति के होंगे या दलित होंगे या आदिवासी होंगे। बड़ी तादाद में ऊंची जाति के जो अपर कास्ट के वोटर हैं, लोग हैं, वो भी कहते हैं होना चाहिए। जनसंख्या की, लोगों की गिनती होने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आप इस आधार से देखें तो लोग तो कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इसी मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? मुझे लग रहा है वोट करने के अलग अलग एक तरह से पहलू होते हैं, अलग अलग कंसिडरेशन होता है। और आजकल एक बड़ा कंसिडरेशन ये हो गया कि मुझे क्या मिल रहा है। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे उससे क्या फायदा होगा? क्या मुझे फायदा इस बात से हो रहा है कि राशन मुफ्त मिल रहा है, या तमाम सरकार की जो स्कीम है इसकी किसी स्कीम से मुझे फायदा मिला है? तो अगर फायदा मिला है, जिस पार्टी ने फायदा पहुंचाया है, मैं वोट तो उसको करूंगा, साथ ही साथ में जातिगत जनगणना करने का समर्थन भी करता रहूंगा। तो समर्थन है, लेकिन ये वोटिंग डिसीजन को कितना शेप करेगा वो शायद अभी देखने की बात है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये वोटिंग पैटर्न्स या वोटिंग डिसीजन को शेप नहीं कर रहा है। संजय जी ने बहुत दिलचस्प बात कही है। हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हो या कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, ये कोई निर्णायक भूमिका इन चुनाव में निभाएगा
ऐसा लगता नहीं, लेकिन कोई भी पार्टी इन दोनों मुद्दों के खिलाफ जाती हुई नहीं दिख सकती, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। अब आपने कहा कि मुझे क्या मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल पिछले कई सालों में, बल्कि पिछले 7-8 सालों में चुनाव में हुआ है, जिसको एक लाभार्थी योजना भी कहते हैं, या जिसको वेलफेयर स्कीम भी कहते हैं, या जिसको रेवड़ी भी कहा जाता है, या जिसको फ्रीबीज भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत किसने की ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के बाद से 5 गारंटीज कह रही है, या 500 रुपए में सिलेंडर की बात कर रही है, या 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रही है, क्या ये आज की तारीख में गेम चेंजर है? काफी हद तक गेम चेंजर होने लगा है। इसकी वजह यह है कि जो तमाम कंसिडरेशंस होते थे वोटिंग के, वो तो जस के तस हैं। पार्टी की पहचान, क्योंकि अब हम ये देखते हैं आशुतोष, पहले हम देखते थे कि पार्टी की पहचान, आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, तकरीबन 60% लोग अपनी पार्टी की पहचान के आधार पर वोट करते थे। कहने का मतलब पार्टी को वोट करते थे। पार्टी ने क्या उम्मीदवार खड़ा किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पार्टी का कामकाज कैसा रहा, कामकाज अच्छा है बुरा है, हो सकता है बुरा भी रहा हो, लेकिन चूंकि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, पार्टी का समर्थक हूं, इसी के लिए पार्टी को वोट करता हूं। ऐसे वोटर तकरीबन 50 से 60% होते थे। अलग अलग राज्यों में थोड़ा प्रोपोर्शन अलग होता था। इन चुनाव में मैं देख रहा हूं कि इनकी तादाद घट गई है। अब ये अच्छा। तकरीबन 35 से 40% के बीच आ गए हैं। कैंडिडेट को पसंद करने वाले तकरीबन 18 से मतलब 20 से 25% है। तो बाकी सब कहां जा रहे हैं? अन्य मुद्दों पर। और मुझे लगता है ये अन्य मुद्दा वो जो है, वो मुझे क्या फायदा हो रहा है, ये जो लाभार्थी है, जो सरकार की जो स्कीम्स है, जो पहले नहीं थी। आज से अगर आप 7-8 साल पहले के चुनाव को देखें तो इस तरह से कम नॉर्थ इंडिया के स्टेट में जहां आज चुनाव हो रहे हैं, इस तरह से जो स्कीम्स को रोल आउट करना और मुफ्त में चीज लोगों को चीजें देना, आप कहें लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, इस तरह की चीज पहले नहीं होती थी। तो लोग पार्टी आधारित ज्यादा वोट देते थे। तो एक बड़ा सेक्शन हो गया है वोटर का जो ये देख के वोट कर रहा है, अगर एक पार्टी के शासन में उन्हें कुछ फायदा मिला है तो उनका वोट उस पार्टी की ओर जाने की ज्यादा गुंजाइश है। ये नहीं समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति को एक पार्टी के स्कीम से फायदा मिला वो सारे के सारे लोग उसी पार्टी को वोट करते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन टिल्ट दिखाई पड़ता है। तो गेम चेंजर है या नहीं है ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि बिल्कुल यही गेम चेंजर होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर देख रहे हैं कि जो पहले जो 2 लेयर्स होते थे, अगर हम कहें एक केक के 2 लेयर्स थे और कहते थे कि भाई एक हिस्सा बड़ा है, दूसरा हिस्सा और उससे थोड़ा छोटा है। अब अगर वोट को हमें केक माने तो मतलब वोटिंग कंसिडरेशन को, उसके लेयर्स बहुत अलग अलग हो गए हैं। और जो बेस का जो लेयर जो था, जो पार्टी की आधारित वोट की, भैया हम पार्टी को देख के वोट करते हैं, वो पतला होता चला जा रहा है। और अगर आपको फायदा मिला है, ये जो लाभार्थी जो वर्ड बार बार आपने लगा है आजकल, उसकी एक लेयर बन गई है, उसकी एक लेयर जम गई है और काफी निर्णायक है। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आपने, एक तो बहुत ही दिलचस्प बात ये कही है, और मुझे लगता है कि ये आप जैसे लोगों से जब बातचीत करते हैं तो बहुत उसका फायदा होता है और दर्शकों को ये बात समझ में आती है। जो आपने कहा कि पार्टी के प्रति जो लोगों की एक लॉयल्टी थी वो 60-65% से घट के 30-35% आ गई। अगर मैंने आपकी बात को सही सुना तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। इसका मतलब ये है कि अब कोई ये नहीं कहता कि मैं जिंदगी भर मैंने बीजेपी को वोट दिया तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, या कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस को वोट दूंगा। इसका मतलब करीब ये है कि 50% से ज्यादा एक फ्लोटिंग वोटर्स है जो सरकार के कामकाज की समीक्षा करता है और उसको क्या मिला इस आधार पर तय करता है किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना। इस संदर्भ में मेरे 2 सवाल। पहला सवाल ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले दिनों 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को जो राशन मुफ्त देने की योजना थी उसको बढ़ा दिया है। सीधे मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना के बारे में बहुत बातचीत सुनने में आती है, और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने जो चिरंजीवी योजना है, बीमा योजना है, या मुफ्त में जो मोबाइल फोन देने की बात की, क्या इसके आधार पर वोट पड़ेगा और लोग इसके आधार पर चूज करेंगे हमें अशोक गहलोत को चुनना है, या शिवराज सिंह चौहान को चुनना है, कांग्रेस को चुनना है, या बीजेपी को चुनना है? आशुतोष, जैसा मैंने कहा, आपने आंकड़ों को ठीक समझा और यही मैं कहना भी चाह रहा था। 2019 तक तो हमें बहुत साफ दिखाई पड़ता था, तकरीबन 55 से 60% लोग पार्टी को देख के वोट करते हैं। उसके बाद ये तादाद गिरने लगी है। अब क्या 2024 में ट्रेंड रिवर्स होगा, या जैसे विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिला है वैसा ही चलेगा, ये अभी देखने की बात है। लेकिन पिछले 2-3 साल
मतलब 2 साल का मैं सीधा सीधा जिक्र कर सकता हूं। इन 2 साल में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इनमें यह देखने को मिला है कि पार्टी आधारित, पार्टी आइडेंटिफिकेशन जो है के आधार पर जो वोट देने का है वो थोड़ा कम हुआ है और अन्य कंसिडरेशंस ज्यादा हावी हुए हैं। लाभार्थी का बहुत साफ दिखाई पड़ता है, हमने तमाम राज्यों में देखा। अगर सरकार ने मान लीजिए 5 स्कीम्स को रोल आउट किया है और पांचों स्कीम्स के जो लाभार्थी हैं जिनको फायदा मिला है, इस सर्वे के आंकड़ों के आधार पर मैं कह रहा हूं, पांचों स्कीम्स में जिनको फायदा मिला है उनको उनका वोट ज्यादातर उस रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है जिस पार्टी की उस राज्य में सरकार है। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, मैं सिर्फ यूपी या उत्तराखंड या हरियाणा या कर्नाटक की नहीं बात कर रहा, मैं तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पे पिछले 2, 2.5, 3 साल में चुनाव हुए और हमने देखा कि सारे राज्यों में स्कीम्स के जो बेनिफिशियरीज हैं उसका सीधा सीधा फायदा रूलिंग पार्टी को मिलता है, क्योंकि स्कीम्स के बेनिफिशियरीज का ज्यादा वोट रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। जो स्कीम्स के बेनिफिशियरीज नहीं है उनका वोट ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को जाता है, उनमें से भी जो लोग, कुछ लोग वोट सत्तारूढ़ पार्टी को देते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले जिक्र किया उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पार्टी आइडेंटिफिकेशन पर वोट कर रहे हैं, भले मुझे फायदा नहीं मिला लेकिन भाई मैं तो पार्टी के साथ खड़ा हूं, इसीलिए मेरा वोट उस पार्टी को जाएगा। तो बिल्कुल स्कीम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता जा रहा है, मुझे लग रहा है कहूं तो चुनावी मैदान में, चुनावी कैंपेन में। और इसी के लिए तमाम, या तो अगर आप रूलिंग पार्टी हैं तो आप स्कीम्स की बात कर रहे हैं कि हमने आपको ये दिया, और अगर आप विपक्षी पार्टियां हैं तो आप गारंटी की बात कर रहे हैं कि हम ये गारंटी दे रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना और राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना ये डिसाइसिव हो सकती है? लाडली योजना दोनों किस तरह से डिसाइसिव है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर मध्य प्रदेश में मुझे लगता है 1 साल पहले चुनाव हो गए होते तो आज जिस स्थिति में बीजेपी है उससे उनकी स्थिति खराब होती, लेकिन स्कीम की बदौलत, क्योंकि स्कीम सब से लोगों को फायदा मिलने लगा है, उससे वोटरों का रुझान पहले की तुलना में आज बीजेपी की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखता है। तो साल भर जो पहले जो बीजेपी की स्थिति थी और आज जो बीजेपी की स्थिति है उसमें हमें फर्क दिखाई पड़ता है। बीजेपी के लिए कुछ पॉजिटिव हुआ है पिछले 1 साल में, और यही स्थिति राजस्थान में भी होती हुई दिखाई पड़ती है। अगर साल 1.5 साल पहले राजस्थान में चुनाव हुए होते तो कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता दिखाई पड़ती थी। आज अगर हम साल भर से तुलना करें तो कांग्रेस ने काफी रिकवरी की है ऐसा मुझे लगता है, और उसमें ये स्कीम का फायदा है, क्योंकि स्कीम के जो बेनिफिशियरीज है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उसका उन लोगों का वोट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप साल भर या 7-8 महीने में इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। अगर ये स्कीम सरकारों ने 2 साल पहले लाई होती तो शायद इसका प्रचार प्रसार ज्यादा होता, लाभार्थी ज्यादा होते और लोगों को का वोट आपको ज्यादा मिल सकता था। वैसे इन आधार पे ये नहीं कह सकते कि किस पार्टी की जीत होगी और किस पार्टी की हार होगी, लेकिन स्थिति साफ दिखती है। बीजेपी जहां साल भर पहले, जहां मध्य प्रदेश में जो उनकी स्थिति थी उससे आज बेहतर स्थिति में है, और अगर राजस्थान की बात करें तो साल भर पहले कांग्रेस जिस स्थिति में थी उससे आज बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ती है, और इसका सीधा सीधा श्रेय इन स्कीम्स को जाता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले अपने दर्शकों की एक्सप्लेन कर देंगे। दरअसल जो मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है वो हर महिला को महीने में 1250 रुपए देने की योजना है। माफ करिएगा, राजस्थान के अंदर जो चिरंजीवी योजना है वो हर परिवार को जो बीमार है उनको 25 लाख रुपए, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि मुफ्त में उनका इलाज होगा, ये चिरंजीवी योजना है। और ये योजना राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार लेकर आई है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार लेकर आई है। अब अगर मैं अलग अलग राज्यों के बारे में बातचीत करूं, सबसे पहले राजस्थान को लेते हैं। राजस्थान के अंदर आज की तारीख में आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या वहां तो पेंडुलम स्टेट कहते हैं, हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। आज की तारीख में अशोक गहलोत की सरकार वापस आती हुई दिखती है, या आपको लगता है कि 5 साल के बाद सरकार बदलनी है तो वहां भी बदल जाएगी? बहुत मुश्किल है ये कह पाना, लेकिन अगर आप अगर उस स्टेट का पॉलिटिकल बिहेवियर देखें, आपने जिसका जिक्र किया कि पेंडुलम में एक बार इस तरफ जाता है और दूसरी बार दूसरी तरफ जाता है, तो उस आधार पर देखें
तो मतलब अमूमन हम मान सकते हैं कि भाई सरकार शायद बदल सकती है, क्योंकि यही राज्य के वोटरों का वोटिंग पैटर्न रहा है। हालांकि और ऐसे कई राज्य पहले तो थे, आजकल पैटर्न बदला है कई राज्यों में। अब केरल में भी ऐसा ही होता था, लेकिन पिछले चुनाव में केरल में भी पैटर्न बदला, तो कह नहीं सकते कि पैटर्न बदलेगा या नहीं बदलेगा। अभी जब हिमाचल में चुनाव हो रहे थे तो बार बार इस बात का जिक्र होता था कि रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, और वहां राज बदला, रिवाज नहीं बदला। केरल में रिवाज बदला, राज नहीं बदला। तो एक राज्य हमारे पास है जहां पर हम देखते हैं लंबे समय तक एक रिवाज चल रहा था और रिवाज बरकरार रहा, और दूसरी जगह हमने देखा केरल में लंबे समय तक एक रिवाज चल रहा था लेकिन वहां रिवाज बरकरार नहीं रहा, राज बरकरार। अब मुझे लगता है हमें इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर का, और तभी हम कह पाएंगे कि क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। आपकी सीएसडीएस ने सर्वे किया था, उसमें अशोक गहलोत की सरकार, अशोक गहलोत की अपनी लोकप्रियता और सरकार की लोकप्रियता यानी अप्रूवल रेटिंग, वो क्या दर्शाती है? जी, मेरा सवाल यह था कि आपने सर्वे किया था सीएसडीएस का, उस सर्वे के नतीजे तो हम यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन उसमें उसके हिसाब से क्या अशोक गहलोत की सरकार अलोकप्रिय सरकार है, और अशोक गहलोत की अपनी लोकप्रियता, और क्या इसके आधार पर चुनावी नतीजे तय होंगे? देखिए, हमने कई राज्यों में सर्वे किए और हमने देखा, पिछले आंकड़ों को भी देखा। अगर लीडर्स की लोकप्रियता की बात करें तो आप अगर शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में ले लें, आप भूपेश बघेल की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ में ले लें, और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ भूपेश बघेल के साथ साथ वहां रमन सिंह की लोकप्रियता देख लें, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की लोकप्रियता देखें, और अशोक गहलोत की लोकप्रियता देखें। लोकप्रियता में गिरावट दिखाई पड़ रही है। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनकी लोकप्रियता में हर जगह में थोड़ी थोड़ी गिरावट है, और गिरावट किस आधार पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग लगातार ये सवाल समझ लीजिए 2003 के सर्वे से लगातार पूछते आ रहे हैं। 3, 8, 13, 18 और अब 23 के सर्वे में भी हमने पूछा। लोकप्रियता में गिरावट दिखाई पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारें बहुत अलोकप्रिय कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। न तो राजस्थान की सरकार बहुत अलोकप्रिय दिखाई पड़ती है, न मध्य प्रदेश की सरकार अलोकप्रिय दिखाई पड़ती है, और न ही छत्तीसगढ़ की सरकार अलोकप्रिय दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि अलोकप्रिय नहीं दिखाई पड़ने की एक वजह आजकल जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं, ये स्कीम्स हो गई हैं, क्योंकि लोगों को फायदा मिलता है, लोग खुश होते हैं। अगर बिजली, सड़क, पानी, इन सब चीजों का जिक्र करें तो ज्यादातर राज्यों में लोग पॉजिटिव बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई इन चीजों में सुधार हुआ है। लेकिन इन चीजों पर आजकल लोग वोट नहीं देते, क्योंकि ये मानते हैं ये तो न्यूनतम चीजें जो सरकार को हमें देनी ही चाहिए, हक मानते हैं। कहते हैं तो हमारा हक है, वोटरों का हक है। अगर हमने आपको 5 साल के लिए चुना है तो बिजली, सड़क, पानी ये तो आप देंगे ही। 2 चीजें हैं जिस पर तीनों राज्यों में क्रिटिकल है ओपिनियन, महंगाई और बेरोजगारी। चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, हर राज्य में 2 चीजों पर लोगों की का ओपिनियन बहुत नेगेटिव है। कहते महंगाई बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार का कामकाज सामान्य है, बहुत हाई सेटिस्फैक्शन नहीं दिखता, सामान्य दिखाई पड़ता, लेकिन कहीं से भी बहुत नाराजगी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। और मुझे लगता है इसी वजह से आपको छत्तीसगढ़ देखे तो अमूमन एक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। 2 राज्यों, अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो बहुत साफ साफ तस्वीर उभर के नहीं आती है, क्योंकि लोग सरकार के कामकाज से नाराज दिखाई नहीं पड़ते। खुश भी बहुत नहीं है लेकिन नाराज नहीं है, तो बहुत फ्लैट, जिसको कहते हैं कि वेवलेस इलेक्शन, बात का बार बार जिक्र होता है कि क्या वेव है, वेवलेस इलेक्शन जैसा दिखाई। तो मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, कांटे की टक्कर है, या जैसा कि बहुत सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस निकल जाएगी? आप कह नहीं सकते, मुझे तो लगता है बहुत कांटे की टक्कर है। और उसकी वजह अगर आप दोनों लीडर की पॉपुलैरिटी देखें, शिवराज सिंह भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने कमलनाथ हैं। कमलनाथ भी काफी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर दिखाई पड़ते हैं। अगर आप जनता से वहां बात करें तो ऐसा लगता है कि वोटर्स भी 2 भाग में बटे हुए काफी हद तक दिखाई पड़ते हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर। गरीब मुझे लगता है कांग्रेस के साथ ज्यादा दिखते हैं, उन्हें लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए, कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। और अमीर और मध्यम वर्ग के वोटर हैं वो आपको बीजेपी के साथ ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। काफी हद तक मुझे लगता है बहुत शार्प डिवीजन है।
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हर विषय पर आपको शार्प डिवीजन दिखाई पड़ेगा। इसी के लिए मेरे लिए कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि इस रेस में मध्य प्रदेश की चुनावी दौड़ में आगे कौन है। बहुत कांटे का टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में। यानी राजस्थान में भी आप कांटे की टक्कर मान रहे हैं या वहां बीजेपी या कांग्रेस में किसी को आप एज दे रहे हैं? कांटे का टक्कर है वहां पे भी। शायद मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ा एज वहां ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब उसके कई कारण रहे होंगे। मुझे लगता है कि जो सरकार की जो स्कीम्स है राज्य सरकार की, वो रोल आउट करने में थोड़ी देरी की है सरकार ने, तो उसकी रीच उतनी नहीं है जितनी की लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना जो है, इस तरह की योजनाओं की जितनी रीच या केंद्र सरकार की रीच, केंद्र सरकार की योजनाओं की रीच। देखिए आशुतोष, हर राज्यों में क्या हो रहा है, अगर बीजेपी की सरकार जहां थी जैसे मध्य प्रदेश में, अगर सरकार से थोड़ी बहुत भी अगर नाराजगी है, उसकी भरपाई केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार से लोगों की संतुष्टि बहुत ज्यादा है तीनों राज्यों में। राज्य सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्टि राज्य सरकार के कामकाज से कहीं ज्यादा है। तो अगर राज्य की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में अच्छा भी काम किया, लेकिन अगर बीजेपी चुनौती दे रही है, तो उसकी वजह राज्य की बीजेपी ना भी हो, तो केंद्र सरकार का जो काम है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में की जो छवि है और केंद्र सरकार का जो काम है, उसके चलते काफी बड़ी संख्या में लोग ये कहते हैं, अपने आप को बीजेपी के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस वजह से राज्यों में, तीनों राज्यों में एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस मुकाबला कर रही है। कोई एक तरफा चुनाव ऐसा नहीं दिखता। अब हो सकता है, आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो अमूमन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस आगे चल रही है, मुझे भी ऐसा लगता है कांग्रेस आगे चल रही है। और राजस्थान में देखें तो हो सकता है कि थोड़े बीजेपी थोड़ी आगे दिखाई पड़े, लेकिन कुल मिलाकर करके दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला है, एक तरफा चुनाव नहीं है। तेलंगाना में क्या स्थिति है? तेलंगाना में तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई नहीं है, वहां बीजेपी कमजोर दिखाई पड़ती है। वहां पे आपको क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? देखिए, मैं एक दो आंकड़े पेश करूंगा और इसके बाद मुझे लगता है दर्शकों को स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि कैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तेलंगाना में पिछले चुनाव में विनर पार्टी उस वक्त टीआरएस थी, अब उसको हम बीआरएस कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय समिति, और कांग्रेस, दोनों के बीच में 18.5% वोट का डिफरेंस था। टीआरएस ने सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता था, बड़ी तादाद, बड़ी भारी जीत थी, जिसको कहते हैं मैसिव विक्ट्री। अगर इतनी बड़ी विक्ट्री किसी पार्टी ने की है पिछले चुनाव में, तो जो भी उसका प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस नियरेस्ट राइवल है, ये मुझे यूपी के जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। जब यूपी के भी चुनाव हो रहे थे तो बार बार ये लगता था कि भाई समाजवादी पार्टी तो बहुत अच्छा कर रही है, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, फ्रैक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन गैप बहुत था दोनों पार्टियों के बीच में, 11% का गैप था पिछले चुनाव में। और मुझे लगता था उस वक्त कि वो भरपाई कर पाना इनके लिए मुश्किल होगा। तेलंगाना में भी मुझे कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस प्रदर्शन अच्छा कर रही है, बीजेपी पुअर नंबर 3rd हो सकती है, लेकिन कांग्रेस क्या 18% का फासला तय कर पाएगी? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कम से कम मेरे मन में तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 18% का फासला तय कर पाना आसान नहीं है किसी पार्टी के लिए। आपसे आखिरी सवाल, तेलंगाना में जहां एक जमाने में कांग्रेस को पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया गया था, कांग्रेस के इमरजेंस के पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? अब राइट ऑफ कब कर दिया गया, किसने किया? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप पिछले भी चुनाव को देखें तो नंबर 2 कांग्रेस थी, पुअर नंबर 2 थी, और बीजेपी नंबर 3 थी, बहुत पीछे थी। तो चुनावी मैदान में तो कांग्रेस हमेशा रही है, डटी रही है, या पुअर, ये जरूर है कि पुअर नंबर 2 थी। अब कांग्रेस के इमरजेंस का कारण, एक तो जो बीजेपी जिस हैसियत से, जो पार्टी की जो हैसियत थी तेलंगाना में, उनकी हैसियत अब कम हुई है। कुछ लोग छोड़ करके, बीजेपी टूट से छोड़ करके कांग्रेस चले आए, इधर उधर चले गए। तो जब वोटरों को यह लगता है अब नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है और नंबर 3, तो नंबर 3 के साथ जो लोग खड़े थे उनका वोट भी शिफ्ट होने लगता है, और उनको लगता है कि एक आम वोटर अपना वोट बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता। उन्हें लगता है कि अब ये नंबर 3 के साथ हम जाते हुए, हम चाहते थे कि नंबर 3 को वोट करें, लेकिन नंबर 3 को कब चाहते थे वोट देना? जब उन्हें लगता था कि नंबर 3 भी रेस में है। जब ये तय हो गया
एक तरह से माहौल बन गया है, तो 3 दिसंबर को ही होगा, लेकिन माहौल बन गया कि बीजेपी रेस में नहीं है। उनके वोटर भी शिफ्ट हुए और जो कुछ भी नाराजगी 10 साल से सरकार है केसीआर की, कुछ ना कुछ नाराजगी होगी, और जो नाराज वोटर हैं उनके लिए बस एक ही ठौर ठिकाना है, नाराज वोटर सारे के सारे कांग्रेस के झोली में जा रहे हैं। इस वजह से, और कांग्रेस ने अपने हाउस को, जो कहते हैं कि कांग्रेस हैज पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, नेतृत्व अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा स्ट्रांग नेतृत्व दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि हम नॉर्दर्न स्टेट में रह के हमें सदर्न स्टेट का नेतृत्व ना दिखाई पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कोई स्ट्रांग नेतृत्व नहीं है कांग्रेस के पास। लेकिन कुल मिला के बाय डिफॉल्ट बीजेपी के वोटर आपकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं, कांग्रेस की ओर, और जो बीआरएस से नाराज वोटर हैं वो भी कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और कांग्रेस को बाय डिफॉल्ट 5-7% वोट तो उनको बाय डिफॉल्ट ही मिल रहा है। इस वजह से कांग्रेस रेस में दिखाई पड़ रही है, सीरियस रेस में है, और बीआरएस को चुनौती दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, इतनी बेबाकी के साथ और इतनी बारीकी के साथ चुनाव का विश्लेषण करने के लिए। थैंक यू सो मच।